वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ अवतार आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21 के बारे में। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हालांकि संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर इन स्वतंत्रताओं को परिभाषित किया गया है। प्राणों की स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण और सार्थक बनाता है, जबकि दैहिक स्वतंत्रता से मतलब शारीरिक स्वतंत्रता से है। दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी या इस प्रकार के बंधनों से संरक्षण प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता को हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत विदेश में जाने की आज़ादी, विदेश में भ्रमण करने की आज़ादी, अपने अन्वेषण यानी जो कृत्य कार्य हैं उन कृत्य कार्यों का तुरंत अन्वेषण और उस पर तुरंत विचार करने का अधिकार। आपने देखा होगा इसी आर्टिकल 21 के तहत सरकारी विभाग में चार्टर लगाए गए थे। किसी भी कार्य को उसकी प्रकृति के अनुसार इतने दिनों के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो 7 दिन के अंदर आपको मिलेगा बनके। इस प्रकार के जो चार्टर लगाए गए ये आर्टिकल 21 के तहत ही रखे जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आसानी से उसका कार्य हो सके और व्यक्ति को कोई मानसिक टेंशन ना हो। जिन जिन बिंदुओं पर प्राणों को खतरा होता है या जिन जिन बिंदुओं पर उसकी देह को कष्ट होता है, वहां पर आर्टिकल 21 का यह विधान लागू होता है। यहां पर हम देखते हैं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को यदि वह विधिक सहायता लेने में सक्षम नहीं है तो राज्य के द्वारा या गवर्निंग बॉडीज के द्वारा उसे निःशुल्क और विधिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही हम इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत राज्य का ये दायित्व बनता है कि उन गड्ढों को पूरा कराएं। अगर सड़क पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो राज्य का दायित्व बनता है कि वहां बिजली की व्यवस्था करें।
लेकिन डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत राज्य के अगेंस्ट हम रिट दायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह वाद योग्य नहीं है। राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते ये सब कराएगा, उसके अगेंस्ट आपको न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर गड्ढे से हमारे जीवन को खतरा पैदा हो रहा है और यदि हम रात्रि में सड़क पर चल रहे हैं, इससे हमारे जीवन को खतरा पैदा हो रहा, प्राणों को खतरा पैदा हो रहा है, तो इसके सापेक्ष हम न्यायालय जा सकते हैं। यानी हम अपने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। नदी की सफाई योजना, गंगा सफाई योजना, स्वच्छ जल प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये उसका हक बनता है आर्टिकल 21 के तहत। और राज्य का दायित्व बनता है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत कि वह व्यक्तियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराए, घर उपलब्ध कराए, साफ सफाई का ध्यान रखे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉइज, ये सारे के सारे विधान आर्टिकल 21 के तहत लिए जाते हैं। भोजन का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। क्यों? क्योंकि उसे जीने का हक है। आर्टिकल 21 को केवल व्यक्ति तक नहीं देखा जाता है, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत प्राकृतिक संपदाओं को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक जीव जंतु, वनस्पति और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोर्सेज बने रहें, ये भी राइट टू, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। कामगारों को उचित वेतन देना, उनके कार्यस्थल पर उनके जीवन की अनुकूलतम दशाओं के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक सुविधाएं हासिल करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, जैसे मनरेगा के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट की, आपने देखा होगा भोजन के अधिकार के तहत हाल ही में सरकार ने कुछ सरकारी भोजनालय स्थापित कराए, जो कम से कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। यहां पर यह भी शामिल किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने का हक होगा। स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यक्तियों की पहुंच होना चाहिए। इसके साथ ही कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति सफाई का कार्य करता है या कोयले की खदान या अन्य खदानों में कार्य करता है, तब गवर्निंग सिस्टम उसे उचित सुविधाएं और उचित साधन उपलब्ध कराता है।
और यदि इस प्रकार से साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो वह आर्टिकल 21 के तहत उसकी मांग कर सकता है। इस संबंध में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न निर्णय दिए जाते रहे हैं कि कामगारों के लिए, किसानों के लिए, परिवहन से संबंधित या अन्य व्यक्तियों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वातावरण के बारे में भी, एनवायरमेंट के साथ जोड़कर इसे बहुत विस्तार दिया जा सकता है। प्राकृतिक संपदाओं में वनस्पति संसाधन, जीव जंतु, इन सब पर भी यह आर्टिकल लागू होता है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहां पर इसकी सीमाएं दिखाई देती हैं। जैसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसे मौत की सजा सुना दी गई है, तब वह इसके तहत दावा नहीं कर सकता है, या उसे बंदी गृह में भेजा गया है तो इस आधार पर दावा नहीं कर सकता है कि मुझे बंधन में रखने पर मेरे जीवन को खतरा हो जाएगा। हालांकि वहां पर उचित सुविधाएं जैसे भोजन, स्वच्छ हवा आदि का प्रबंध किया जाएगा। फोर्स यानी सुरक्षा बल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमें प्राणों का खतरा है, युद्ध मैदान में जाने पे या बॉर्डर पे लड़ने पर या दंगा या कोई इस प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए हमारे प्राणों का खतरा हो जाता है। इस आधार पर वो चुनौती नहीं दे सकते हैं। इमरजेंसी के समय या कभी राष्ट्र अपने नागरिकों से सहयोग मांगता है, शारीरिक या अन्य प्रकार का सहयोग मांगता है, तो कोई व्यक्ति इन आधारों पर चुनौती नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया था कि जो जो बिंदु यहां कोड किए गए हैं, ये बिंदु अन्य आर्टिकलों को भी टच करते हैं, अन्य भागों को भी टच करते हैं, क्योंकि उन बिंदुओं में उन भागों का अपना रोल प्ले होता है। जैसे आर्टिकल 86 संविधान संशोधन 86 जो वर्ष 2003 में हुआ था उसको लेते हैं तो आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया और उसे आर्टिकल 21 के ही सब भाग में रखा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए आर्टिकल 21A में रखकर उस बच्चे का यह अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी व्यवस्था को
या इसी विधान को आर्टिकल 45 में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के उत्तरदायित्व के रूप में रखा गया है कि वह लोक कल्याण के लिए समय समय पर जगह जगह शिक्षा केंद्रों की स्थापना करे और मूल कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य नागरिक का इसी संदर्भ में देखा जाता है, यानी गार्जियंस का या अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे को पाठशाला तक पहुंचाए। आर्टिकल 21 और 21A या इससे संबंधित सभी वैधानिक विधियां इसी नजरिए से देखी जानी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 22 के संबंध में। एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रत्येक आर्टिकल किसी न किसी आर्टिकल से किसी न किसी रूप में टच करता है। हमें उन संविधान के भागों और आर्टिकलों के मध्य समानता के बिंदु और भेद वाले बिंदुओं को अलग करना पड़ेगा और अपनी एक उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगी, जिससे कि हम संविधान के निर्माण, उसके उद्देश्य आदि के विषय में गहराई से समझ विकसित कर सकें। अब हम अगले चरण में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।